हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ भारत ना रहकर ब्रह्मांड रहेगा। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन तथा हीलियम। हीलियम जो है ये सबसे हल्की गैस है। अब पॉइंट नंबर 2, अधोलिखित सुमेल सही है। इसमें खगोल शास्त्रियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे गैलीलियो ने दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया है। गैलीलियो ने दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन किया है। 2, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। इन्होंने 1543 में बताया कि पृथ्वी नहीं वरन सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या बताया? पृथ्वी नहीं वरन सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है। 3, टॉलमी। टॉलमी ने क्या बताया? क्लाडियस टॉलमी 140 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया था और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे हम जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से। इन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी जो है वो विश्व का केंद्र है, सूर्य का नहीं। 4, एडविन हबल। इन्होंने क्या बताया है कि ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। इन्होंने क्या बताया? ब्रह्मांड के अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति जो है लाखों आकाशगंगाएं हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है? ये कृष्ण विवर, इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। अब हम ये देखेंगे ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल बड़े तारों का सारा जो द्रव्यमान होता है एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है। बड़े तारों का जो सारा द्रव्यमान होता है छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है। ये अंतरिक्ष में पाई जाने वाली एक ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और इसके प्रभाव से कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता और इसमें समा जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, सुपरनोवा। सुपरनोवा के नाभिक में किस तत्व की प्रधानता होती है? इसमें कार्बन लोहा जैसे भारी तत्वों की प्रधानता होती है। कार्बन लोहा जैसे भारी तत्वों की प्रधानता होती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब हमें क्या दिखाई पड़ता है? उस समय हमें सूर्य किरीट, क्या कोरोना दिखाई पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कोरोना होता क्या है। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं और सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? ये 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। पॉइंट नंबर 7, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? भारीहीनता का अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री को भारीहीनता का अनुभव होता है। पॉइंट नंबर 8, ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड किया है। ग्रह, उनकी संख्या तथा उनके प्रमुख उपग्रह। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। उसका व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। मंगल, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस।
मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति के पास कुल 92 उपग्रह हैं। कितने हैं? 92। और इनमें कौन कौन से मुख्य हैं? गैनीमीड, कैलेस्टो, यूरोपा, बाकी हिमालय, थेबे, मोंटेस आदि। शनि के पास में 83 उपग्रह हैं। कितने हैं? 83। कौन कौन से? टाइटन, रिया, लापिटस, इंसेलाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी टेथिस, डायोन, फाइवे, पंडोरा आदि अन्य हैं। पॉइंट नंबर 9, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पॉइंट नंबर 10, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? तब बृहद ज्वार आता है। क्या होता है? बृहद ज्वार आता है। अब हम यही देखेंगे लघु ज्वार। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या करते हैं? ये समकोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होते हैं, तब लघु ज्वार आता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। अब हम देखेंगे ज्वार क्या होता है। महासागरीय जल ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। ज्वार में क्या होता है? जो महासागरीय जल होता है वो ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तथा भाटा में सागरीय जल नीचे गिरकर पीछे लौट आता है, तब हम उसे भाटा कहते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 अंश डिग्री जो देशांतर, ये प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 13, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका की है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। पॉइंट नंबर 14, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा को काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। पॉइंट नंबर 15, एक अंश देशांतर में कितना समय अधिमानित है? 4 मिनट। कितना अधिमानित है एक अंश देशांतर में? 4 मिनट। पॉइंट नंबर 16, समय कटिबंध में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय जो होता है वो पीछे होता है। पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या होता है? समय पीछे होता जाता है। पॉइंट नंबर 17, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आंशिक भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? चंद्रमा की अक्षीय तथा कक्षीय अवधि समान होने के कारण। क्यों? चंद्रमा की अक्षीय तथा कक्षीय अवधि समान होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आंशिक भाग ही दिखाई पड़ता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 18, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहां पर होगा? कब? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का जो दिन होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। कहां होगा? विषुवत रेखा पर। पॉइंट नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ये प्रशांत महासागर से होकर 180 अंश देशांतर पर। पॉइंट नंबर 20, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे 21 जून को होता है। कब होता है?
21 जून को होता है। इसे हम कहेंगे या तो सबसे छोटा दिन या सबसे लंबी रात। पॉइंट नंबर 21, निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल सही है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, इसको हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर, और ये समुद्र तल से 10 किलोमीटर या लगभग 8 से 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 8 से 15 किलोमीटर। समताप मंडल, इसे हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है तथा वायु परिवहन होता है। यहाँ पर क्या क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है तथा वायु परिवहन होता है। और ये 16 से 50 किलोमीटर, कितना? 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है? पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे होती हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 22, वायुमंडल में ओजोन परत ये पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। पॉइंट नंबर 23, मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पॉइंट नंबर 24, बृहत वृत्त मार्ग ग्रेट सर्कल रूट का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? लोक्सोड्रोम द्वारा। किसके द्वारा? लोक्सोड्रोम द्वारा। पॉइंट नंबर 25, समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली कौन सी रेखा है? समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? आइसोगोनिक रेखा। कौन सी रेखा? आइसोगोनिक रेखा। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।